जय हिंद प्यारे बच्चों। प्राकृतिक ये जो हमारे मॉडल प्रश्न पत्र आए हैं जैक के द्वारा जारी किए गए हैं, तो उसका आज ज्योग्राफी का प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 35 को देखिए। 35 में लिखा हुआ है प्रकृति का मानवकरण को स्पष्ट करें। तो पहले मैं बता दूं कि प्रकृति का मानवकरण क्या चीज़ है। तो प्रकृति का मानवकरण यही है कि प्रकृति ने ये जो प्रकृति का मानवकरण, यानी प्रकृति को मानव ने किस प्रकार बनाया, इसी को कहते हैं प्रकृति का मानवकरण। तो प्रकृति का मानवकरण का अर्थ होता है कि मानव प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है। मानव जो है प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता। जैसे कि हम लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं क्या, खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए हम खुद का खाना बनाते हैं। जब खाने मन जी करे तब हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। हम खाना बनाना तो हम बनाएंगे। तो वह होता है मानवकरण। जैसे कि प्रकृति से तो हमें भोजन भी मिलता है, तो क्या उसे हम खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो यही चीज होता है प्रकृति का मानवकरण, यानी मानव प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है। प्रकृति से वह स्वतंत्र रहता है, खुले रहता है, जैसे वो रह सकता है। वह अपने अनुसार बदलता है। प्रकृति को ही मनुष्य अपने अनुसार बदल लेता है। जैसे कि गर्मी लगने पर तो हवा तो है, लेकिन फिर भी हम पंखे का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है यह एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, प्रकृति का मानवकरण। आशा करता हूँ प्रकृति का मानवकरण आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो और थोड़ा सा डिटेल्स आप लिख सकते हैं, उदाहरण 1-2 और जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि खाना बनाने का भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। यानी इसका मोटा मोटी अगर अर्थ पकड़ लें तो वही होता है कि प्रकृति को मानव ने किस प्रकार बनाया। यानी जो मनुष्य है, मानव प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है। यही इसका मुख्य है। इसे साम्यवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, जो लिखे नहीं है। जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। जल परिवहन के लाभ बताना है। तो जल परिवहन के 3 लाभ। जल परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। ये आप पॉइंट वाइज जितनी अच्छे से लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। तो मैंने इसे आपको 3-4 पॉइंट में डिटेल्स में समझाया है। तो आप लोग उसे चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, नंबर हिसाब से आप कर सकते हैं। पहला देखिए, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन क्या है? सबसे सस्ता परिवहन है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। जल परिवहन में भीड़ नहीं होता ना उतना, उसका कोई सीधा रूट नहीं है कि इसी में चलना है, तो इसलिए इसमें दुर्घटना का भी संभावना बहुत ही कम होता है। ऐसा कि हालांकि हो जाता है कभी कभी, लेकिन संभावना कम रहता है। जहाज डूब जाना ये सब तो होते रहता है, लेकिन कम, संभावना कम है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखे हैं, जल परिवहन सामान्यतः सड़क यातायात भीड़ भाड़ से मुक्त रहता है। ये जो जल परिवहन है ना, ये इतना भीड़ भाड़ नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होता। जैसे कि अगर हमें कहीं शहर में जाना हो तो हमें आधा घंटा पहले लेना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो इसमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जल परिवहन में हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है। ठीक है, तो आशा करता है आप समझ गए हैं। इतना पॉइंट हमने 3 ही पॉइंट लिखा है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, तो हमने 3 पॉइंट आप लोग के लिए चुना है। और भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें ऊर्जा की भी कम खपत होती है। कैसे बात कर लें? जैसे पानी के बहाव के कारण ये बहता है, और जो हम लोग गाड़ी सड़क पे चलाते हैं वो हवा से चलता है क्या? नहीं चलता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। लेकिन जहाज चलने के लिए पानी के बहाव से भी चलता है। आदिम कालिक जो जहाज हुआ करते थे उसमें कोई इंजन नहीं लगा रहता, तो उसमें वो हवा के माध्यम से वह चलते थे। तो इसलिए उसमें एक खपत हो गया, खपत कम हुआ। चलिए 37 नंबर देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है? किसी एक पर संक्षेप वर्णन करें। तो आकार के आधार पर जो उद्योग है ना हमारे, तो ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक बृहद उद्योग, दूसरा मध्य उद्योग और तीसरा कुटीर उद्योग। तो
तीनों के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। हालांकि हमने एक ही लिखा है, आपको एक के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है तो हमने एक ही लिखा है, लेकिन चर्चा हम तीनों के बारे में आप सबसे कर लेंगे। देखिए, बृहद उद्योग जो है ना, यह विश्वव्यापी होता है, यानी विश्वों के साथ संबंध रखता है, एक देश दूसरे देश से संबंध रखता है बहुत बड़े स्तर में, जिसका अगर उद्योग की बात किया जाए तो वह बहुत विशाल क्षेत्र में मिलेगा देखने को। जैसे कि हमारा टाटा है, जमशेदपुर में है, तो यह एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, इसे आपको पूरा विश्व भर में देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी देखने को मिलेगा, पूरे विश्व भर में मिलेगा। तो ये जो उद्योग है ये बहुत बड़े बृहद क्षेत्र के उद्योग हैं। मध्यम जो छोटा सा यानी कम, उससे ज्यादा कम, विश्वव्यापी ना हो, यह राज्य के किसी जिले या 2 राज्य 3 राज्य में आपस में संबंध हो, उससे होता है मध्यम उद्योग। तीसरा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है यह सबसे निचले स्तर का उद्योग है। यहाँ पर साधारणतः 1 जिला या उससे 2 जिला में व्यापार होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। इसमें बनाने के लिए एक व्यक्ति या कोई एक परिवार इसमें एकता से काम करता है, तो ये होता है कुटीर उद्योग। इसे हम लोग लघु उद्योग भी कहते हैं। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योग को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना किसी कारखाने में। इसमें कारखाने का प्रयोग नहीं होता है, घर में ही बनाते हैं। ठीक है। कुटीर उद्योग कुशल कारीगर द्वारा काम को कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से किया जाता है। जैसे कि इसमें आप लोग को गांव में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कोई जो दिया बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो वह सब हमारा कुटीर उद्योग होगा जिसमें कि एक परिवार भाग लेते हैं। तो इसी के बारे में हमने चर्चा किया है। इसके माध्यम से यह कुशल कारीगर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि हम अकेले अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो हम चाहेंगे जितना अच्छा हो उतना हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यह कुशल कारीगर द्वारा अपने हाथों से बनाया जाता है। लेकिन फैक्ट्री में बनता है वो भी कुशल ही होता है, पर उसमें कुछ मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुटीर उद्योग में मशीनों का प्रयोग ना के बराबर होता है। हालांकि कहीं कहीं किया जाता है पर ना के बराबर होता है। 38 नंबर देखिए, ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्याओं को लिखे। ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्या, देखिए मेरे भाई, ये जो होता है ना, ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ये अपने आसपास को देखते हुए आंसर बनाना उचित माना जाता है मेरे ख्याल से। इसीलिए जो कहीं पर कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप अक्सर लिखा देखेंगे, अक्सर क्या लिखा देखेंगे कि विद्यार्थी यथासंभव अपने भाषा में उत्तर दे। इसका अर्थ यही होता है कि आप जितना मन से चाहे उतना लिख सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती यानी गांव का अंदाजा लगाइए। अगर कोई गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना गांव का अंदाजा लगाइए। अगर कोई शहर से देख रहा है तो वो शहर से अगर कहीं अपने आसपास के गांव के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि गांव में क्या समस्या है और क्या लाभ है, और उसी को देखते हुए अपना आंसर बनाएंगे। हमने भी जो आंसर बनाया है वह गांव को देखते हुए ही आंसर बनाया है, तो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, ग्रामीण बस्तियों की समस्या, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। यानी जो ग्रामीण बस्ती की है उसकी प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। सबसे पहले ग्रामीण बस्ती में हम देखेंगे पेयजल की अभाव, यानी जो पीने वाला पानी है उसका अभाव ग्रामीण बस्ती में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो है अधिकतर गांव में पेयजल की गंभीर समस्या है, जिसमें महिला और बच्चे दूर दूर से पानी लाने के लिए जाते हैं। कोई पहाड़ी है ना, पहाड़ी के ऊपर जाते हैं पानी लाने, कोई कहीं पर कुआं खोदा हुआ किसी के दूर के घर में तो वहां से लेके जाते हैं, कोई किलोमीटर तक चलने जाते हैं यही पानी लाने। खुद हमने देखा है कि पानी लाने के लिए महिलाएं आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक पैदल चल जाती है। तो यह होता है गांव की एक समस्या। दूसरा, ये मैंने एक का विस्तृत कर दिया है, आप लोग सबका विस्तृत अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
ठीक है, बाकी का हम विस्तृत नहीं लिखे हैं, हमने सिर्फ पॉइंट लिख दिया है, आप उसका विस्तृत कर लेंगे। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव। स्वास्थ्य और शिक्षा बोले तो यहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप शहर की बात किया जाए ना, तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां पर बहुत ही महंगे महंगे एवं बहुत ही कुशल डॉक्टर देखने को मिलेंगे, जो इतने माहिर हैं कि रोगी को देखकर पता लगा सकते हैं कि इनका क्या समस्या है। वह है शिक्षा का अभाव। गांव में सिर्फ, हालांकि अभी वर्तमान समय में शिक्षा का उतना ज्यादा अभाव नहीं है, पर उच्च शिक्षा के लिए अभाव अभी भी देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर तक चलना पड़ता है। शहर में सामने स्कूल है, कॉलेज करने के लिए तो कोई दूर के शहर तक भी जाना पड़ता है गांव के बच्चों को। तो यह समस्या के बारे में आप विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जितना नंबर उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। शौचालय और कचरे की समस्या, तो कचरे की समस्या तो होगा, ये शौचालय की समस्या, क्योंकि यहाँ पर उतना पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था नहीं रहेगा तो शौचालय कैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी अवश्य थोड़ा सा है। कचरे की समस्या है, यहाँ वहाँ कचरे फेंक देते हैं, इसमें लोगों में उतना जागरूक नहीं रहता है कि वो कचरे कहाँ फेंके, उचित निपटारा कैसे करें, तो वह एक समस्या है। चौथा, परिवहन और संचार के साधनों का अभाव। यहाँ पर सड़क का कोई मिलेगा नहीं, टावर नहीं मिलता है, अभी भी एक समस्या है। कहीं पर अगर घूमने जाते हैं तो मोबाइल में टावर ही नहीं मिलता, पता चला अरे वो तो गुम हो गया, आधा घंटा बाद उसको पैदल ढूंढ के तब जाके उसे मिलता है। तो संचार का भी एक बहुत बड़ा समस्या है, गांव में संचार का समस्या सबसे बड़ा है। पर्यावरण का भी, परिवहन का भी समस्या है। गांव में 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तब जाके बस पकड़ा जाता है। 1.5-2 किलोमीटर के उससे भी ज्यादा चलना पड़ता है तब कोई बस पकड़ के शहर जा सकते हैं। लेकिन शहर में तो हर एक गली में आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये सब सुविधा, ये समस्या हमारे गांव के एरिया में होते हैं। तो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, तो दीजिएगा। शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर, इसमें निम्नलिखित अंतर हैं, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये जो लाइन आपने देखा है, ये वाला लाइन लिखना जरूरी है कि शुष्क और आर्द्र कृषि में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद अंतर बता देता हूं। तो देखिए, शुष्क कृषि जो होता है वह सूखे क्षेत्र में होता है, यानी जिस समय वर्षा नहीं होता है उस समय की कृषि को हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। और आर्द्र कृषि जब वर्षा, सिंचाई का जरूरत ही ना पड़े, यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा वाले फसल या उस समय उगाए जाने वाले फसल को आर्द्र कृषि कहेंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र में धान वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, तो इस समय आवश्यकता से अतिरिक्त पानी मिलता है जिसे कि बहाकर फेंक दिया जाता है। तो यह एक आर्द्र कृषि का उदाहरण होगा। चलिए हम एक आंसर के माध्यम से आप लोगों को दिखा देते हैं। पहला देखिए पॉइंट, इनमें 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले भाग आते हैं। जो शुष्क कृषि है वह उस जगह पर होता है जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, और आर्द्र कृषि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो इसका जो एक मेन पॉइंट है वह है आपका 75 सेंटीमीटर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर कम है तो शुष्क, अगर ज्यादा है तो आर्द्र। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा देखिए, शुष्क भूमि फसलों के लिए वर्षा ही एकमात्र स्रोत होता है। यहां पर वर्षा ही एकमात्र स्रोत होता है, जबकि आर्द्र भूमि फसल में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धि फसल की आवश्यकता से अधिक होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थोड़ा देर पहले। समझ में आया? इसमें वर्षा की कम मात्रा में वर्षा होता है, इसमें ज्यादा वर्षा होता है। इस कृषि में जल की सिंचाई आवश्यक होती है, इसमें जल की सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें तो आवश्यकता से अधिक पानी गिर रहा है, तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता होगा नहीं होगा। चौथा नंबर देखिए, इस कृषि में कपास, दाल, तिलहन मुख्य फसल है, और आर्द्र कृषि का मुख्य फसल चावल है। आज मैंने 39 तक क्वेश्चन का हल किया है। कुछ समय बाद और थोड़ा देर बाद अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए 40
से आगे का क्वेश्चन और इससे आगे का लिए भी हम देंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का इतना ही, धन्यवाद।